जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। यहाँ बिहार से हमारा आशय केवल और केवल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। हम किसी तरह के क्षेत्रवाद जैसे संकीर्ण विचारों को समर्थन नहीं करते हैं। हम बिहार में उन समस्याओं का बात करने जा रहे हैं जिससे संपूर्ण बिहार जूझ रहा है। आज भारत सरकार का अगर कोई भी रिपोर्ट आए और उसमें बिहार का रैंक पूछा जाए तो आप बिना पढ़े भी अगर नीचे से प्रथम मारेंगे तो ज़्यादा चांस है कि वो सही होंगे। आज शिक्षा की स्थिति बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी है, लोगों के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है, उन्हें अपने काम धंधों के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। इन सारे व्यवस्थाओं को अगर गौर से देखा जाए तो बिहार अपने निम्नतम स्तर में है। बिहार के इस स्थिति को देख के ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये बिहार वही बिहार है जिसमें एक समय में नालंदा, विक्रमशिला जैसे चोटी के विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जिस समय संपूर्ण विश्व अंधकार में घूम रहा था, उस समय यहाँ ज्ञान की ज्योतियां जल रही थी। महात्मा बुद्ध, महावीर जैन जैसे विद्वानों को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वही बिहार आज अपने अज्ञानता के लिए सबसे सामने खड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि बिहार की इस व्यवस्थाओं पर गौर किया जाए और इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास किया जाए। आज हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं इसमें दो लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। सबसे पहला जो राजनीतिज्ञ हुए उनका, और दूसरा जो ऑफिसर्स नियुक्त किए गए इन कार्यों को संचालित करने के लिए उसका। हमने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया था कि हमारी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है कि जनता का शासन होना चाहिए। मूलभूत शक्ति जनताओं के हाथ में होती है, जनता ही मालिक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए जनता ही निरक्षर हो जाए तो उसकी मालिकियत ज़्यादा दिन तक नहीं रह जाती। और आज बिहार में शिक्षा सबसे निम्नतम स्तर में है। पूरे भारत में सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था बिहार की है। तो हम इन व्यवस्थाओं के पीछे क्या समस्याएं हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए, इस पर थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। बिहार में जिस तरह के व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं ये समय से काफ़ी पीछे है। अभी दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है और हम सिंधु घाटी की सभ्यताओं को शिक्षा के रूप में आज भी बिठा के रखे हैं, जो कि अप्रासंगिक है। ये वही बिहार है जिसमें हजारों साल पहले ऐसी ऐसी रचनाएं हुई जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। उसमें कई उपनिषद ऐसे हैं जिनके विचारों को देख के लगता है कि उस समय के लोगों का बौद्धिक स्तर कितना उच्च था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उपनिषद के बारे में कहा था, इट इज अल्टीमेट थॉट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस तरह के विचारों को देखकर हमें लगता नहीं कि ये हमारा ही बिहार हुआ करता था। ये वही बिहार है जिसने पूरे विश्व को मानवता के लिए कई ऐसे विचार दिए जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमने विश्व को बताया अयम निज पापरोवेति इति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारा विचार ये ऐसा था कि ये हमारा है या दूसरों का, ऐसी गणना छोटे लोग करते हैं। उदार चरित्र लोगों के लिए तो पूरा संसार ही परिवार है। लेकिन वर्तमान में हम जाति व्यवस्था, धार्मिक मान्यता और क्षेत्र भाषा के नाम पे आपस में लड़ रहे हैं। ऊंच नीच की भावना से ग्रसित हैं। हम लोकतंत्र की सबसे पावन पर्व मतदान में भी जाति व्यवस्थाओं को ध्यान रख के दे रहे हैं। तो फिर ये राजनीतिक हमारा अनुचित उपयोग करते हैं और हम अपने हक और अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बिहार की बदहाली में जनता, राजनेता और ये जो जितने भी ऑफिसर्स हैं इन सब का बराबर का योगदान रहा है। राजनेताओं ने हमें कई व्यवस्थाओं को पंगु बनाकर ठगा है। राजनीति में एक कथन बहुत ही लोकप्रिय है जिसमें कहते हैं कि ये नेता वही हैं जो छत तोड़ के कंबल बांटते हैं और जनताएं खुश होती है और जय जयकार का नारा लगाते हैं। ये ऑफिसर वही हैं जो अपने सिलेक्शन के प्रोसेस में एक से एक व्यवस्थाओं के लिए एक से एक उपाय सुझाए थे। गरीबी कैसे कम किया जाए, भूकंप कैसे अगर आए तो उसमें कैसे उसके समस्याओं को कम किया जा सकता है, अगर कहीं पे जल जमाव हो जाए, अगर फसलें नष्ट हो जाए तो किस तरह के उपाय करने। ये हजारों लेख लिखे थे, भ्रष्टाचार पे निबंध लिखे थे, अच्छे अच्छे मार्क नंबर भी इन्हें मिले थे, अच्छे अच्छे अंक भी मिले थे और ये पद में आए थे। ये इंटरव्यू में तो ऐसे ऐसे बात बोले थे जैसे लग रहा था कि पूरा बिहार एक चुटकी में सुधर जाएगा। लेकिन जब ये पद पर आए तो इनके स्वार्थ रूपी भावना ने सब समस्याओं के जड़ को और भी गहरा कर दिया। अगर गौर करें, जब इनका सिलेक्शन हो रहा होता है और ये इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरते हैं तो इंटरव्यूअर इनसे पूछते हैं कि मान लीजिए कहीं पे लोग अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ये बहुत ही शालीनता से जवाब देते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि इसकी बुनियादी समस्याएं क्या है, मैं उनको हल करने का प्रयास करूंगा। फिर इंटरव्यूअर उन्हें कहता है कि आप उन्हें पे लाठी चलाएंगे। ये कहते हैं नहीं सर, उन पर लाठी नहीं चला सकता सर, हम उनकी सेवा में गए हैं सर।
ये इस तरह से चाटुकारिता करते हैं, लेकिन पद पे आते हैं ये सारी बातें भूल जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की उनके सामने समस्याएं आती है तो सबसे पहले ये गोली चला देंगे, लाठी तो बाद में चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑफिसर्स हो गया। किसी ऑफिसर को देख के ये नहीं लगता है कि ये हमारे सेवक है, कोई ये ढंग से बात नहीं करता है। ये जिस समय इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस समय ऐसा लगता है कि ये दुनिया के सबसे उच्च कोटि के इंसान हैं, लेकिन पद मिलते ही इनसे अगर आप बात करेंगे उन्हें आपको सब कुछ दिख जाएगा, बस इंसानियत नहीं दिखेगी। ये गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। राजनेताओं को छत्र छाया में रह के ये अपना पेट भरते हैं, जिससे जितनी व्यवस्थाएं हैं सब अपनी जर्जर अवस्थाएं में चली जाती है। शिक्षा आज सबसे खराब व्यवस्था में चला गया। इन व्यवस्थाओं से लड़ने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना होगा और हम लोग को एकजुट होकर बहुत सारे कार्यों पर ध्यान देना होगा। ओशो के कुछ शब्दों को आपके सामने हम रखना चाहते हैं। ओशो ने कहा था, तुम अपने असली चेहरा को पहचानो। तुम कृष्ण के देश हो, तुम बुद्ध के देश हो, तुम पतंजलि के देश हो। तुमने ऐसे ऐसे सितारों को जन्म दिया है जिनकी मुकाबला पूरा दुनिया में नहीं हो सकता। तुम जागो और अपने अधिकारों को पहचानो, जब जिसके कारण दो कौड़ी के राजनीतिज्ञ तुम्हारे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का शोषण न कर सके। भगत सिंह ने भी कहा था, क्रांति मानव जाति का अपरिहार्य अधिकार है। चे गवेरा ने भी कहा था, एक क्रांतिकारी का सबसे पहला कदम शिक्षित होना है। उन्होंने और कहा था कि अगर अन्याय को देखकर तुम्हारा भी खून खौल उठता है, तुम हमारे साथी हो। हमारा मकसद किसी तरह के हिंसा को भड़काना नहीं है, इन व्यवस्थाओं से लड़ना है जिससे कई समस्याएं पैदा होती है। शिक्षा वो मूलभूत आवश्यकता है जिसके लिए हमें सजग से प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी बात को दुष्यंत कुमार ने कहा था, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारी कोशिश है कि ये हालत बदलनी चाहिए। उन्होंने